आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, आनन्द मङ्गल मङ्गलम्, हितप्रियं भारत भारतम्, हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्, अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपके लिए लेकर आए हैं पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन से यूनुस खान की बातचीत। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं काम्या कार्तिकेयन। और आप सोच रहे होंगे कि हम ये भी तो बताएं कि ये किस लिए इतनी खास हैं। काम्या अभी केवल 17 बरस की हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। ये एक माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही हैं और जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से 6 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं। छोटी सी बच्ची हैं, मेरे सामने बैठी हैं और इनकी और बहुत सारी खासियतें हैं। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में सबसे पहले इनका स्वागत किया जाए। काम्या, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सर, और हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और आपके साथ बात करने का मौका देने के लिए थैंक यू। ये विविध भारती जो है ये एक परंपरा है और एक देश के सबसे पुराने एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल्स में से एक है। हमारे स्टूडियो में आने के बाद किस तरह की फीलिंग आपको हुई? आपकी जनरेशन के लोग क्या सोचते हैं विविध भारती में आके? आई थिंक सर बहुत ही सुंदर आपका पहले तो लोकेशन था एंड ऑफ कोर्स आपके इस एक बिल्डिंग में जितनी हिस्ट्री बसी हुई है इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग देखने के लिए, स्पेशली एज अ यंग पर्सन जो म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। आपके जो रिकॉर्ड्स आपने दिखाए और जितने बड़े लोग आके आपके स्टेशन में बात कर चुके हैं वो सब देखना एज अ यंग पर्सन बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये जान के। और अब मुझे ये बताओ कि क्योंकि अब हम यहाँ से तो सारी बातें पहाड़ों की करेंगे, है ना, और आपकी जिंदगी की दूसरी चीजों की करेंगे, लेकिन ये जो चस्का है पहाड़ों पर चढ़ने का, ये कहाँ से शुरू होता है? क्या आपकी फैमिली में इसका ट्रेडिशन है? सर मेरे पापा नेवी में है एंड वो जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही नेवी के लिए काफी एक्सपीडिशंस करते थे। एक्सपीडिशन में टीम लीडर बन के जाते थे और जब मैं 3-4 साल की थी तब उनकी पोस्टिंग लोनावला में हुई थी जो कि सह्याद्री का लैप माना जाता है। एंड हम काफी बार वीकेंड्स में ट्रैक के लिए निकल जाते थे छोटे मोटे हिल्स पे और वहीं से शायद वो शौक पैदा हुआ ट्रैकिंग का और क्लाइंबिंग का। पर जब पापा बड़े पहाड़ चढ़ने लगे हिमालय में और वो घर से 1.5-2 महीने के लिए चले जाते थे एक्सपीडिशन पर, तो मैं अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि पहाड़ में ऐसा क्या है कि पापा हमें छोड़ के वहां जा रहे हैं हर बार। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमें खुद जाके पता करना चाहिए कि ऐसा क्या है पहाड़ों में। एंड वो मेरे को अपने पहले हिमालयन ट्रैक पर लेके गई थी जब मैं 7 साल की थी और उस ट्रैक के बाद मेरे को भी माउंटेनियरिंग का वो एडिक्शन लग गया और हम उसके बाद हर साल ट्रैक्स पे जाने लगे और धीरे धीरे वो ट्रैक्स और बड़े क्लाइम्स और एक्सपीडिशंस में बदल गए। जब 7 बरस की थी काम्या और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए गई थी, कुछ याद है हल्की हल्की क्या था वो नजारा और कितना डिफिकल्ट लगा था शुरू में? सर मुश्किल तो था, सिर्फ ट्रैक ही नहीं, उससे पहले का जो हमारा फिजिकल ट्रेनिंग हुआ करता था वो भी काफी डिफिकल्ट रहता था। क्या करना पड़ता था फिजिकल हमारा ट्रेनिंग में? मेन ट्रेनिंग रनिंग और साइकिलिंग का रहता था और हम तब विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे और हमारे घर के पास एक हिल था जहाँ पे ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का अपहिल स्लोप मिलता था कंटिन्यूसली। तो हम वहाँ पे रनिंग या साइकिलिंग पे लिए कंसिस्टेंटली जाते रहते थे ताकि हम ट्रेन कर पाए। एंड जब मैं ट्रैक्स पे जाती थी आई थिंक जो भी ट्रेनिंग में हमने हार्ड वर्क किया है उस सब का फल मिल जाता था, क्योंकि जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं सिर्फ नज़ारों के बारे में या सिर्फ समिट पहुंचने के बारे में नहीं होता है। जो आप 5-6 दिन भी अगर छोटे मोटे ट्रैक पे किसी अनजान पर्सन के साथ बिताएं जिनको आप पहले से जानते ही नहीं थे, उन 5 दिनों के बाद आपका इतना स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है कि वो आपके पूरे जीवन के लिए दोस्त बन जाते हैं। वाह वाह। जो हमने 2015 में पहला ट्रैक किया था
उस ट्रैक के हर एक पार्टिसिपेंट अभी तक हमारे कांटेक्ट में है और हम कंटिन्यूअसली उनसे बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो आई थिंक जो हमने रिलेशनशिप्स और दोस्ती माउंटेन्स में बनाई है वो सबसे स्ट्रांग है। कितनी प्यारी बात आपने बोली है कि जहाँ एक तरफ पहाड़ जो है वो लोगों को आपस में जोड़ते हैं और दूसरा लोगों को नेचर के साथ जोड़ते हैं, इस धरती के साथ जोड़ते हैं। तो एक तरह से एक ड्यूअल बॉन्ड बनता है और हम इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 2015 के ट्रैक के बारे में और बताइए, अपनी शुरुआती ट्रैक के बारे में। तो हम उत्तराखंड में चंद्रशिला पीक नाम के एक ट्रैक पर गए थे। कितना ऊंचा है ये? वो ज्यादा ऊंचा नहीं था, तब 12,000 फीट का मेरा पहला ट्रैक था एंड ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन का हमारा ट्रैक रहता है एंड बहुत ही सुंदर ट्रैक था मेरे लिए। लकीली मेरे ही उम्र की 2-3 लड़कियां और थी हमारे ग्रुप में, जिसकी वजह से मेरे को थोड़े बहुत अपने एज ग्रुप के भी लोग मिल गए थे, तो उसकी वजह से ट्रैक और थोड़ा मजेदार हो गया था एंड काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए तब भी। जो हमारा फाइनल दिन रहता है जब हम समिट पे पहुंचते हैं, तो हम यूजुअली सुबह बहुत जल्दी शुरू करते हैं और सूरज के आने से पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए वो थोड़ा बहुत उस टाइम पे डिफिकल्ट था, बट आई थिंक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी एंड अगर वो ट्रैक उतना मेरे लिए मेमोरेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो उसके आगे शायद मैं इतने सारे ट्रैक्स बार बार नहीं कर पाती। क्या बात है। देखिए, यहाँ एक चीज समझ में आई कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर 4-5 दिन चढ़ना था और जाहिर है कि रातें भी बितानी थी। तो ये जो कैंपिंग करते थे रात में, वो किस तरह का अनुभव था? तो मेरे लिए पहली बार था कि मैं इतने दिन कंटिन्यूअसली किसी टेंट में रह रही हूँ हर रात, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो डरावना भी होता है क्या? डरावना मेरे को उस टाइम पे शायद लगा नहीं, क्योंकि मैं शायद इतनी छोटी थी कि क्या क्या गलत हो सकता है वो सोच ही नहीं पा रही थी। बट आई थिंक मैं अपनी मम्मी के साथ थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कंफर्ट मिल रहा था एंड उसके बाद से तो हमने कई बार और भी लंबे ड्यूरेशन के लिए टेंट में रहे हैं और कैंप किए हैं। क्या बात है। आगे की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि आपकी पसंद के गानों का सिलसिला भी शुरू करते हैं बातचीत के बीच में, क्योंकि यहाँ हम अपने सुनने वालों को बता देंगे जो काम्या है वो ट्रिनिटी पियानो का 5th ग्रेड कर चुकी हैं और गिटार में 3rd ग्रेड कर चुकी हैं। तो म्यूजिक से इनका नाता बड़ा गहरा है। इसके अलावा डांस वाली बात भी तो बतानी है। भरतनाट्यम से जुड़ी रही हैं उन्होंने, इसकी भी तालीम ली है और मजेदार बात यह है कि मम्मा के साथ ली है। तो मम्मा और बेटी दोनों ने साथ में तालीम ली है। ये सारी बातें आगे की जाएंगी। अभी काम्या की पसंद का पहला गाना। जी सर, ये मेरे और मम्मी दोनों के पसंद का गाना है, पिया बसंती रे। क्या बात है। उस्ताद सुल्तान खान की आवाज, सुनते हैं ये गाना। बसंती रे काहे सताए आजा, पिया बसंती रे काहे सताए आजा, जानी क्या जादू किया प्यारी की धूम छेड़े जिया, काहे सताए आजा, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। बादल ने अंगड़ाई ली जो कभी लहराया धरती का चल, बादल ने अंगड़ाई ली जो कभी लहराया धरती का चल,
ये पत्ता पत्ता ये बूटा बूटा छेड़े है कैसी ये हलचल मनवा ये डोले जाने क्या बोले मनवा ये डोले जाने क्या बोले मानेगा ना मेरा जीना तेरे हैं हम तेरे पिया ओ काहे सताए आजा पिया पसंद तेरे काहे सताए आजा। बहुत सुंदर गाने से शुरुआत की है और बात आपके पहले ट्रैक तक पहुंची थी। पढ़ाई में कोई इंटरप्शंस आते थे शुरुआती दौर में? जिस तरह से आपने चढ़ना शुरू किया तो जाहिर है कि उतने दिन तो स्कूल नहीं गई। शुरुआत में उतना इंटरप्शन नहीं होता था क्योंकि हम हमारे ट्रैक्स को ऐसे प्लान करते थे कि वो मेरे समर ब्रेक के टाइम पे या फिर दिवाली ब्रेक के टाइम पे हम कवर कर पाए। पर जैसे जैसे हम और बड़े पीक्स चढ़ने लगे तो उनका जो सीजन रहता है क्लाइंब करने का वो बहुत स्पेसिफिक रहता है, तो उसके वजह से और ज्यादा स्ट्रेनवस ट्रेनिंग के वजह से काफी दिन स्कूल मिस करना पड़ता था। तो थोड़ा बहुत मुश्किल है बट आई थिंक माउंटेनियरिंग ने मेरे को काफी फोकस दिया है कि मैं जिसमें भी इंटरेस्टेड हूँ उसमें फोकस कर पाऊँ और उसको टाइम दे सकूँ और अच्छे से कर पाऊँ। एंड मेरा स्कूल जो है उन्होंने भी काफी कोऑपरेट किया है और सपोर्टिव रहे हैं और आई थिंक वैसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट के बिना ऐसी चीजें करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके सपोर्ट के साथ एंड थोड़े बहुत डेडिकेटेड टाइम के साथ मैनेज हो जाता है। बढ़िया बात कही है। अब मुझे ये बताइए कि 12,000 फुट के बाद कौन सी ऊंचाई आई थी और इससे ज्यादा मुश्किल शुरुआती ट्रैक कौन सा था? अगले साल जब हमारा समर ब्रेक आ रहा था तो मैं वापस पहाड़ों में जाना चाहती थी। हाँ। और मैं ये भी चाहती थी कि मेरे जो दोस्त हैं वो भी देखें कि पहाड़ों में क्या है। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं अपने कुछ दोस्तों को भी एक ट्रैक पे ले जाना चाहती हूँ। तो अगले साल समर ब्रेक के टाइम पे मैं, मेरे कुछ दोस्त, उनके मम्मी और मेरे कुछ कजिन्स एंड फैमिली मेंबर्स, हम सब उत्तराखंड में एक और ट्रैक के लिए गए हर की दिन। एंड वो भी कुछ 4 दिन का ट्रैक था। एंड उस ट्रैक से इमीडिएटली आते ही मैं और मम्मी बाकी ग्रुप को छोड़कर एक और ट्रैक पे गए, केदारकांता पीक। तो इससे थोड़ा बहुत मेरा जो माउंटेन्स में लंबा टाइम स्पेंड करने का एंड्योरेंस जो रहता है वो हमने टेस्ट किया। एंड उसी साल विंटर में हमने मेरा पहला हाई एल्टीट्यूड विंटर ट्रैक किया जो कि उत्तराखंड में ही 16,000 फीट के एक लेक तक है जिसको हम रूपकुंड लेक कहते हैं। एंड उस ट्रैक के बाद मेरे पेरेंट्स को मुझ में काफी कॉन्फिडेंस आया कि मैं माउंटेन्स में कंफर्टेबली रह सकती हूँ और क्लाइंब कर सकती हूँ। एंड मोर देन दैट मेरा बॉडी माउंटेन्स से अडेप्ट कर सकता है कंफर्टेबली। और रूपकुंड काफी स्पेशल था क्योंकि वो मेरे पापा के साथ हिमालयस में मेरा पहला एक्सपीडिशन था। क्या बात है, जी। बहुत सही। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो ऊंचाई है ये है 16,000 फीट, यानी कि मोटे तौर पर अगर हिसाब लगाएं तो 5,000 मीटर के आसपास बैठता है। और ये कोई बहुत कम ऊंचाई नहीं है क्योंकि माउंट एवरेस्ट 8,000 और ये 5,000 है ना, तो ऑलमोस्ट उसके कितना 50% से थोड़ा ज्यादा। तो ये ऊंचाई तो बहुत डिफिकल्ट है और मौसम भी पल पल बदलता होगा। इससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस बताइए। जी सर, मौसम तो माउंटेन्स में कभी भी बदल सकता है। एंड मेरा पहली बार था इतने हाई एल्टीट्यूड में जाने का एट दैट पॉइंट। एंड बहुत लोगों की बॉडी जो है उस एल्टीट्यूड से कोप नहीं कर पाती है और उनका बॉडी उनका साथ नहीं दे पाता है। बट थैंकफुली मेरा बॉडी अडेप्ट कर पा रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट हम चढ़ पा रहे थे। बट ऑफ कोर्स माउंटेनियरिंग एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें 40% आपका फिजिकल प्रिपरेशन रहता है, 40% आपका मेंटल प्रिपरेशन और स्ट्रेंथ रहता है, 10% आपका प्लानिंग रहता है और 10% पहाड़ के ऊपर है कि आप जितना भी तैयार होके जाएं, फाइनली जब आप किसी एक्सपीडिशन पे हैं आप पहाड़ के मर्सी पे हैं और अगर पहाड़ आपको चढ़ने देगा तभी आप चढ़ सकते हैं। इतनी सारी आपकी यात्रा रही है अलग अलग पहाड़ों पर, तो यहाँ जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब हम किसी बहुत ऊंचे पहाड़ के शिखर पर चढ़ जाते हैं, जो हाईएस्ट पीक है उस पर आप पहुंच गई और फिर वहां से आप चारों तरफ का नजारा देखती हैं, तो दिल में किस तरह के एहसास होते हैं? सर,
नज़ारा तो बहुत ही सुंदर रहता है। बहुत खुशी होती है कि आपने जो भी मेहनत की है वहां पहुंचने तक उसका फल आपको मिल रहा है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई माउंटेनियर समिट पे पहुंचता है तो उनको लगता है कि उन्होंने माउंटेन को कॉन्कर किया है, पर एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब पहुंचते हैं आपको ये समझ आता है कि आप इतने बड़े माउंटेन के कंपैरिजन में बहुत छोटे से स्पेक हैं एंड बहुत ही ज्यादा हम्बलिंग फील होता है। एंड हम तो माउंटेन को धन्यवाद बोलते हैं कि माउंटेन ने हमें अपने समिट पे आने का मौका दिया और वहाँ का जो नजारा है वो देखने का मौका दिया। एंड आई थिंक बहुत ही इट्स अ वंडरफुल मोमेंट। आप जितनी भी एक्सपीडिशन कर लो हर समिट पे बहुत स्पेशल लगता है। बहुत ही प्यारी बात आपने बोली काम्या कि ये जो पहाड़ हैं ये हमें एक तरह से मौका देते हैं और हम इन पहाड़ों के सामने बहुत छोटे हैं, हम इस नेचर के सामने बहुत छोटे हैं और नेचर हमसे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा बड़े दिल वाला एलिमेंट है। कुदरत की वो कौन सी चीज है जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार है? आई थिंक हर एस्पेक्ट से उतना ही प्यार है सर। पहाड़ों में इतने दिन हम जो क्लाइंब कर रहे हैं और मैंने हमारे हिमालय के जो लोअर हिमालयाज हैं वहां से लेके हाई पीक्स तक सारे टेरेन्स, हर टाइप का वेजिटेशन, हर टाइप का एलिमेंट देखा हुआ है और हर एक एलिमेंट खुद ही बहुत यूनिक है। और आप लोअर हिमालयाज में जाएंगे तो आपको बहुत सारे जंगल मिलेंगे, आपको रॉकी पैचेस मिलेंगे। आप अगर हायर पीक्स देखें तो वहां पे बहुत टेक्निकल क्लाइंब रहता है और पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट होता जाता है। तो आई थिंक हर एक एलिमेंट खुद ही बहुत ज्यादा यूनिक रहता है। क्या बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब तक आप जो है वो ऑलमोस्ट 5000 फुट की ऊंचाई तक चढ़ रही थी और दिन भी बढ़ रहे थे जो ट्रैकिंग के दिन हैं, तो कई बार स्कूल छोड़ के जाना पड़ता होगा, घर छोड़कर जाना पड़ता होगा। आप और मम्मी अकेले जाते थे या आपके साथ दूसरे लोग भी होते थे जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते थे? सर, तो जब हम किसी भी ट्रैक पर जाते हैं हम एक ऑपरेटर के थ्रू जाया करते हैं। तो वो ऑपरेटर पूरे देश में से बहुत सारे लोग उनको अप्लाई करते हैं एंड वो खुद टीम बनाते हैं और हमारे साइड गाइड्स भी रहते हैं। तो यूरोप के जो कंपैरेटिवली छोटे पहाड़ हैं वहां पर काफी लोग खुद ही से ट्रैक करते हैं, पर हिमालय इतने बड़े और टेक्निकल माउंटेन्स हैं कि आपको चढ़ने के लिए गाइड्स की या फिर शेरपा जो नेपाली और हमारे पहाड़ के गाइड्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो हर टीम जो बनता है उनके साथ गाइड्स भी जाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से जो सवालों का रुख होगा वो हिमालय पर जो आपके ट्रैक्स हैं उनका होगा और फिर हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्टॉप आया है और इस स्टॉप पर लिखा है अगला गाना कौन सा होगा? सर, हुस्न पहाड़ों का। क्या बात है। देखिए कितनी खूबसूरत बातें हो रही हैं कि पहाड़ जो हैं वो एक तरह से हमें मौका देते हैं कि हम चढ़ें, उनकी मर्जी काम करती है और यहाँ गाना भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए काम्या कि हिमालय का रुख आपने कब शुरू किया और फिर किस तरह से दूसरे पहाड़ों से हिमालय अलग है? सर, मेरे पहले कुछ हिमालयन ट्रैक्स के बाद 2017 में मैंने पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया, जो एवरेस्ट पर्वत का बेस कैंप रहता है जहां से काफी क्लाइंबर्स अपना मेन एक्सपीडिशन शुरू करते हैं, वहां तक का ट्रैक किया। और नेपाल साइड से एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 8 दिन का ट्रैक रहता है। एंड मेरे लिए ये तब तक का सबसे लंबा ट्रैक था, क्योंकि आप 8वें दिन बेस कैंप पहुंचते हैं और फिर 3 दिन आपको नीचे आने में भी लगते हैं। पर काफी सुंदर ट्रैक था, मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था और मेरे को खुद की एबिलिटीज में भी काफी कॉन्फिडेंस दिया है ऐसे ट्रैक ने। और इस साल मैं उसी रूट पे वापस जा सकी और काफी मेमोरीज हमने रिलिव भी किए थे। पर जब हम पहली बार भी गए थे, बहुत ही सुंदर था। नेपाल में जो दूधकोशी नदी है, पूरा रूट उसी नदी के साइड में चलता है एंड हम काफी बार अक्रॉस द रिवर वैली को क्रॉस करते हैं और वहां पे हैंगिंग ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था एंड वहां के लोग जो हैं बहुत ही वेलकमिंग थे। सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड पहली बार मैंने खुद के आंखों से एवरेस्ट को देखा, या फिर जैसे हम नेपाली में सागर माता बुलाते हैं, तो पहली बार मैंने खुद सागर माता को देखा एंड तब मैंने ये वादा किया था कि मैं किसी दिन वापस आके आपके समिट तक आना चाहूंगी। क्या बात है, आपने सागर माता से, एवरेस्ट से ये वादा किया कि आप वहां वापस आएंगी और आप उसके शिखर पर चढ़कर दिखाएंगी। कितना वक्त लगा? उस दिन से ऑलमोस्ट 7 साल लगे हमें एंड काफी एक्सपीडिशंस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लगा इससे पहले कि हम वापस जा सके और एवरेस्ट को समिट कर पाए। 7 साल बहुत बड़ा टाइम है और इस दौरान लगातार दिमाग में एक बात चलती होगी कि ये मेरा मकसद है और ये पूरा करना है। बिल्कुल सर, और एवरेस्ट एक ऐसा पहाड़ है जो कि हर माउंटेनियर के लिए एक सपना है कि किसी ना किसी दिन एवरेस्ट को समिट करें, तो हमेशा से ये एम तो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि उसके लिए आपने अपने आप को खुद किस तरह से तैयार किया, क्योंकि बेस कैंप तक पहुंचना एक बात है और बेस कैंप से एवरेस्ट पहुंचना बिल्कुल डिफरेंट, अलग और खतरनाक बात है। जी, उसके बाद हमने काफी एक्सपीडिशंस किए। हम ये जानते थे कि अगर एवरेस्ट जैसे बड़े पहाड़ को हमें क्लाइंब करना है और समिट करना है तो हमें उसके लायक भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसी साल अगस्त में 2017 में हमने मेरा पहला 6000 मीटर का पीक क्लाइंब किया, जो कि लद्दाख में माउंट स्टोक कांगरी था। और ये भी मेरे लिए काफी स्पेशल क्लाइंब था, क्योंकि तब से 5 साल पहले 2012 में मेरे पापा ने पहली बार ये पहाड़ क्लाइंब किया था और उस समय मैं जो रोड हेड है उस पहाड़ का, जहाँ पे लास्ट विलेज है, वहां तक उनको बाय बोलने गई थी। और तब मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मैं कब ये पहाड़ चढ़ पाऊंगी, और उन्होंने बोला था कि जब तुम तैयार होगे तब चढ़ पाओगे। तो उसके 5 साल बाद हम फाइनली उस पहाड़ पर गए एंड वहां का जो समिट क्लाइंब है, जो हमारा लास्ट समिट पुश रहता है, वो काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि हम बेस कैंप से डायरेक्टली समिट तक जाते हैं और बीच में कोई कैंप्स नहीं है। तो जो हमारा समिट का दिन रहता है वो 19 या 20 घंटे का कंटिन्यूअस वॉकिंग रहता है। हो। तो वो काफी डिफिकल्ट था, बट थैंकफुली हमने बहुत ट्रेन किया था और मेरे साथ जो शेरपा थे उन्होंने भी बहुत मदद की एंड हम समिट पर पहुंच पाए। और मैंने ये समिट अपने 10वीं बर्थडे से 3 दिन पहले किया था एंड मैं दुनिया में 6000 मीटर से ऊंचा पहाड़ चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट लड़की बनी। क्या बात है। एंड एक्चुअली उसके बाद ही हमारा ये बड़ा मिशन कि जो दुनिया के 7 महाद्वीप है उनके सबसे हाईएस्ट पीक्स क्लाइंब करने हैं, ये मिशन माउंट स्टोक कांगरी के बेस कैंप में ही पैदा हुआ था। कैसे ये ख्याल आया, मतलब अचानक कुछ फ्लैश ऑफ द मोमेंट? जी नहीं, एक्चुअली जब हम समिट खत्म करके वापस कैंप में आए, मैं अपने पेरेंट्स के 1 घंटे पहले बेस कैंप पहुंच गई थी एंड मेरे मम्मी और पापा मेरे से 1 घंटा पीछे थे। और जब वो बेस कैंप पहुंचे तो मैं हमारे डाइनिंग टेंट में बैठ के मैगी खा रही थी और सुडोकू सॉल्व कर रही थी, वो भी 20 घंटे चलने के बाद। तो मेरे पापा ने आके पूछा कि काम्या, तुम्हें समझ भी आया है कि तुम जो हाइट चढ़ के आए हो, दुनिया के 4 महाद्वीपों में उससे हाई कोई पॉइंट है ही नहीं।
ओहो। तो मेरा उसका रिस्पांस था कि क्या मैं बाकी 3 भी चढ़ सकती हूँ फिर। क्या बात तो है। ऐसे ही हमारी 7 समिट्स मिशन जो है उसका आइडिया पैदा हुआ एंड उसके बाद हम एक एक करके इन समिट्स पे भी क्लाइंब करने लगे और ट्रेन करने लगे एंड फाइनली उसके बाद बहुत सारे एक्सपीडिशंस के बाद हम एवरेस्ट चढ़ पाए। बिल्कुल, तो ये एक पूरी यात्रा है जो संघर्ष से भरी यात्रा। यहाँ तक भी जाएंगे लेकिन यहाँ एक गाने की तरफ रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो ये वादियां ये फिजाएं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार गाना, आज और कल फिल्म का ये गाना सुनते हैं। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है। नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। बात ये चल रही थी कि लद्दाख में आपने 6000 मीटर का पहाड़ चढ़ा और वहां पर आपके और आपके पापा के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ कि दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स में जो हाईएस्ट पीक है वो इससे कम है। जी। तो यहां से ये ख्वाब शुरू होता है कि अब इन पर भी विजय प्राप्त की जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ जाना मुश्किल है, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस की जरूरत है, फिर स्कूल है, पढ़ाई है। तो कितनी अड़चनें आई थी? बहुत सारी कठिनाइयां थी सर एंड बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके बारे में सोचना पड़ा कि मैं ट्रेन कैसे करूंगी। जैसे आपने कहा स्कूल से परमिशन कैसे मिलेगा, पर आई थिंक हम कन्विंस थे कि ये एक ऐसा मिशन है और माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है या एडवेंचर है जो मेरे को करना था और मेरा पैशन था। तो हम उसके टुवर्ड्स वी कुड वर्क टुवर्ड्स इट। और वैसे ही उसी साल 2017 अक्टूबर में हमने मेरे मिशन 7 समिट्स करने का मिशन, जिसे हम मिशन साहस बुलाते हैं। वाह वाह, तो मिशन अच्छा नाम साहस दिया। का पहला पीक चढ़ा हमने, जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो है। एंड वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीडिशन था क्योंकि मैं कुछ 10 साल की छोटी सी लड़की थी और हमने जो रूट ट्रैक किया था वहां पे जो आपका टेरेन है वो हर दिन बदल रहा था। तो पहले दिन जब आप ट्रैक कर रहे थे आपको जंगल मिलेगा और अगले दिन जब आप ट्रैक कर रहे हैं वो जंगल के जो बड़े पेड़ हैं वो श्रिंक होके श्रब्स बन जाते हैं। और फिर तीसरे दिन आपको लग रहा है कि आप किसी रेगिस्तान में चल रहे हो और फिर चौथे दिन जब आप समिट पे पहुंचते हो वहां पे बर्फ है। तो एक 10 साल की लड़की के लिए वो कोई ज्योग्राफी क्लास की तरह था। एंड अक्टूबर में हमने वो पीक समिट किया। वैसे ही हम ट्रेन करते रहे उसके बाद और 2018
2018 जून में हमने माउंट एल्ब्रुस चढ़ा, जो कि रशिया में है और यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और मैंने स्कीइंग भी सीखा था, जो कि विंटर स्पोर्ट है। और एल्ब्रुस जो है विंटर में स्की रिजॉर्ट रहता है और वहां से काफी लोग स्की भी करते हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मैं एल्ब्रुस के समिट से स्की डाउन करूं, और उसके लिए एक स्पेशल शू आता है जिसमें आप क्लाइंब भी कर सकते हैं और फिर उसको ही पहन के स्की डाउन भी कर सकते हैं। तो जब हम एल्ब्रुस चढ़ने के लिए रशिया पहुंचे तो हम बहुत सारे दुकान में वो शू ढूंढ रहे थे, पर मेरे साइज का हमें शू मिल ही नहीं रहा था। और इतने सारे दुकानदार थे जो मजाक मजाक में बोलते थे कि कौन से पेरेंट्स इतनी छोटी सी बेटी को एल्ब्रुस चढ़ने ले जाएंगे। पर फाइनली हमें ये करना पड़ा कि मैं स्नोबोर्डिंग बूट्स में पहाड़ चढ़ी और फिर वहां ठंड में समिट पर बैठ के 5600 मीटर का जो समिट था वहां पे बैठ के हमने पैर के शूज चेंज किए और फिर मैं स्की करके समिट से वापस आई। अरे बाप रे, और वो भी इतने खतरनाक मौसम में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हमारा तीसरा समिट था माउंट कॉजियुस्को, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और वो हमने अक्टूबर 2018 में क्लाइंब किया। कॉजियुस्को जो है उतना हाई माउंटेन नहीं है, उतना चैलेंजिंग नहीं है, और एक ही दिन का ट्रैक है समिट तक जाके आने का कैनबरा सिटी से। पर मैं और मम्मी अकेले गए, और हम जिस दिन क्लाइंब कर रहे थे उस दिन बहुत ही ज्यादा हवा थी। एंड इतनी ज्यादा हवा थी कि उस दिन समिट पर सिर्फ हम दोनों पहुंचे थे। पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था वहां पे चढ़ने का भी। उसके बाद मेरा चौथा एम था कि हम साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट अकानकागुआ क्लाइंब करें। बट माउंट अकानकागुआ ऑलमोस्ट 7000 मीटर का है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही चैलेंजिंग माउंटेन है। टेक्निकली उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर उसके हाइट की वजह से, वहां के क्लाइमेट की वजह से बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम ये जानते थे कि अगर हम आधी दुनिया पार करके उस साइड जा रहे हैं एक पीक क्लाइंब करने के लिए, तो हमें उसके लिए काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो हम लद्दाख गए वापस, क्योंकि लद्दाख के और साउथ अमेरिका के जो एंडीज पर्वत हैं वहां के क्लाइमेट और टेरेन बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा। तो हमने लद्दाख में मेरा दूसरा 6000 मीटर से ऊपर का पीक क्लाइंब किया था, जो कि माउंट मेंटोक कांगरी था। और हमने अगस्त 2019 में ये माउंटेन क्लाइंब किया था। और उस ट्रेनिंग के बाद हम कॉन्फिडेंट थे कि अभी हम अकानकागुआ क्लाइंब कर पाएंगे। और जनवरी 2020 में हम अर्जेंटीना गए ये पहाड़ चढ़ने के लिए। पर पहाड़ पे जाने से पहले भी हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब हम अर्जेंटीना में लैंड हुए तभी हमें पता चला कि वहां के जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थे उसमें काफी चेंज आया था उसी साल। और उन चेंजेस की वजह से हमें अर्जेंटीना के फैमिली कोर्ट में जाके मेरे लिए एक स्पेशल परमिट लेना पड़ रहा था, क्योंकि मैं माइनर क्लाइंबर थी। और इसलिए कि वो पहला साल था ऐसे रूल का, जो फैमिली कोर्ट की जज थी उन्होंने कहा कि ऐसा केस कभी पहले लिया नहीं गया है, तो वो इनिशियली हमारा केस लेने को भी तैयार नहीं थी। तो हम वहां पे बैठ के उनके हाई कोर्ट में अपील कर रहे थे कि उनका फैमिली कोर्ट हमारा केस ले। और वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए हमें हर दिन किसी ना किसी काम पे लगा कि आप किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ये जानने के लिए कि बच्ची खुद क्लाइंब करना चाहती है और कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा है। हम वो रिपोर्ट लाके देते थे तो वो बोलती थी कि आप किसी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाइए या फिर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो ऐसे ही जो हमें बेस विलेज पे 2 दिन बिताने थे वो ऐसे ही 2 हफ्ते में बदल गए। अरे अरे। एंड हम हर दिन एक नए ग्रुप के टीम ब्रीफिंग में जाते थे और उनसे कहते थे कि हम शायद आपके ग्रुप के साथ कल आ जाएं अगर परमिट मिल जाएगा हमें तो। बट शाहरुख खान का डायलॉग जो है कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से जानते हो जी, तो वहां पे भी हमारे लिए ऐसे लोग थे जो बहुत हमें सपोर्ट कर रहे थे। जो हमारे लॉयर थे वहां पे, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। वो लॉयर के अलावा हमारे लिए ट्रांसलेटर, हमारे मीडिया मैनेजर, गाइड, माउंटेन गाइड सब कुछ बन गए थे। उन्होंने उस छोटे से टाउन के मीडिया से बात की और हमें वहां पे पब्लिसाइज करवाया। सो मच सो कि वो बहुत छोटा सा टाउन है, तो हम जब इवनिंग में घूम रहे होते थे तो वहां के लोग आके पूछते थे कि हाँ आप इंडिया से वो पापा और बेटी है ना जो क्लाइंब करना चाहते हैं और हमारा कोर्ट आपको अलाउ नहीं कर रहा है, हम आपके लिए प्रे करेंगे। तो वो हमें बहुत हेल्प करते थे एंड हमारा थोड़ा मोरल डाउन हो गया था। तो एक वीकेंड था जब उन्होंने हमें एक छोटे ट्रैक पे लेके गए, वो ऑलमोस्ट 4000 मीटर का, और उसके फोटोज भी लाके उन्होंने जज को दिए कि देखिए ये लड़की कंफर्टेबली क्लाइंब कर पा रही है।
एंड वैसे ही जिस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास हम गए वो अर्जेंटीनियन विमेन्स हॉकी टीम के मेडिको थे और उनका हॉकी टीम पूरे दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप जो यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं आपके देश में उसका क्या इम्पैक्ट होगा क्योंकि वो हर साल हमारे इंडियन जूनियर विमेन्स हॉकी टीम के मेडिको बनने के लिए आते हैं और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जो अच्छे फीमेल प्लेयर्स हैं उनको अपने घर से लाके नेशनल टीम में खेलने के लिए लाना कितनी बड़ी बात है तो आई नो कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उसका बहुत बड़ा मैसेज आपके घर में इंडिया में स्प्रेड होगा तो उन्होंने भी काफी हमारी मदद की तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे लिए प्रे किया हमारा सपोर्ट किया और फाइनली ऐसा हुआ कि उन 2 हफ्तों के बाद जो फैमिली कोर्ट के जज थे वो खुद माउंटेनियर थे और उन्होंने हमारे सारे रिपोर्ट्स देखे और उसी दिन हमें परमिट दे दिया तो हम परमिट लेके एक नए ग्रुप के साथ एक्सपीडिशन पर निकल गए एंड हम काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंब कर रहे थे एंड हम ऑलमोस्ट हमारे समिट कैंप तक पहुंच गए थे और जिस दिन हम सेकेंड लास्ट कैंप से लास्ट कैंप जा रहे थे एक्सपीडिशन का शायद 11वां दिन था तब काफी हवा चल रही थी तो हम 1-2 बार रुक गए थे चलते चलते कि हाथ को थोड़ा गर्म कर ले और ग्लव्स चेंज कर ले और ऐसा भी हुआ कि एक इंडियन टीम था जो दूसरे रूट से समिट करके नीचे आ रहा था तो हम उनको हेलो बोलने और कंग्रेचुलेट करने के लिए रुक गए तो जो गाइड्स थे वो बोला कि आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस के सिम्टम्स दिखा रहे हो और उन्होंने हमें वहां से बेस कैंप तक वापस भेज दिया बट मेरे में आई हैड सम कॉन्फिडेंस एंड मैंने अपने पापा से जाके कहा कि तो अगर आप मेरे को एक और चांस दिला सकते हो तो मैं समिट तक जा सकती हूँ तो उससे उनको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने भी जो हमारे एक्सपीडिशन के ऑपरेटर थे उनसे बात की और हमें एक नया गाइड दिलवाया और उन गाइड के साथ उनको मुझ पे बहुत भरोसा था एंड हम वापस चढ़ने लगे और बेस कैंप से चढ़ना पूरे पहाड़ को दूसरी बार चढ़ने जैसा था एंड पूरा वेदर भी पलट गया था बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े बट फाइनली हम काफी डिटरमिन्ड थे और हम समिट पे पहुंच सके 2 फरवरी 2020 को क्या बात है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन उसके बावजूद मंजिल आखिरकार आपके सामने थी जी बिल्कुल सर एंड उस पीक के बाद 2 साल कोविड आ गया था एंड हम किसी एक्सपीडिशन पे नहीं जा पाए पर हम ये जानते थे कि हमें खुद को फिट रखना पड़ेगा और जैसे ही पैंडेमिक थोड़ा बहुत कम हो जाए हम किसी एक्सपीडिशन पे जा सकते थे तो हम ट्रेन करते रहे और फाइनली थोड़ा बहुत जब लॉकडाउन ईज हुआ तब 2020 जून में हम नॉर्थ अमेरिका गए माउंट देनाली क्लाइंब करने के लिए जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है और वहां पे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि उस पहाड़ में सिर्फ 7 कंपनी है जिनको लाइसेंस किया गया है गाइडेड एक्सपीडिशंस लीड करने के लिए और वो 7 कंपनीज मुझे एज अ क्लाइंट लेने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि मैं इतनी यंग थी मैं सिर्फ 14 साल की थी तो हम 4 इंडियंस थे जो बिना किसी गाइड के उस एक्सपीडिशन पे गए एंड वहां पे ऐसा है कि आपके नॉर्मल जो हिमालयन एक्सपीडिशंस हैं उनके जैसे वहां पे पोर्टर्स नहीं रहते हैं तो हमारा जो 20 दिन का एक्सपीडिशन था उसके लिए सारा खाना हमारा क्लोथिंग हमारा इक्विपमेंट गैस हमारा टेंट सब कुछ हमें ही लेके जाना पड़ा तो हम 20 kg का एक बैग पहन रहे थे और उसके ऊपर एक स्लेज था हमारे पास जिसमें ऑलमोस्ट 50 kg का सामान था जो हम खींच के ऊपर ले जा रहे थे तो फिजिकली काफी चैलेंजिंग माउंटेन था आई थिंक अभी तक का प्रोबेबली मेरा सबसे ज्यादा फिजिकली चैलेंजिंग एक्सपीडिशन था वो और बहुत कुछ सीखने को मिला उस क्लाइंब से हिमालय में जो ऐसे क्लाइंब्स होते हैं उससे काफी डिफरेंट था तो वो अलग पर्सपेक्टिव भी मिला और वो पीक भी हम थैंकफुली हमारा पूरा टीम सक्सेसफुली समिट कर पाया बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि ये इतना मुश्किल सारा सामान खुद उठाकर चढ़ गए तो अब तो बाकी सब आसान हो जाएगा बिल्कुल थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है कि आपने अगर कुछ बहुत डिफिकल्ट किया है और हमारे टीम में जो बाकी 2 मेंबर्स थे वो खुद एवरेस्टर्स थे और उन्होंने भी बोला कि हमारे लिए क्लाइंब एवरेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल था
तो उससे थोड़ा बहुत खुद में कॉन्फिडेंस भी मिलता है। बट हम ये भी जानते हैं कि हर पहाड़ डिफरेंट है और सेम पहाड़ अगर आप 2 बार जाओगे तो दूसरी बार बहुत ही अलग रहेगा। तो माउंटेन्स में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर खुद के स्किल्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है ऐसे एक्सपीडिशंस के बाद। और देनाली के बाद तो हमारा एम अगला एवरेस्ट करने का ही था और उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिगरस हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। एंड रनिंग और साइकिलिंग के अलावा हमारी ट्रेनिंग में एक और एस्पेक्ट ऐड हो गया कि हम मुंबई में जो 20 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, हम उसके जो सीढ़ियां हैं वो 15 या 10 बार क्लाइंब करते हैं बैग पहन के। तो अच्छा। उससे हमारा काफी ट्रेनिंग हो जाता है। एंड मैंने 2021 में एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स भी किया था अरुणाचल में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स निमास है वहां से। और उससे जो माउंटेनियरिंग के लिए जरूरी टेक्निकल स्किल्स हैं वो काफी सीखने को मिली है। एंड काफी ट्रेनिंग के बाद हम एवरेस्ट की एक्सपीडिशन पे निकले। क्या बात है। तो ये इतना सारा अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का जो अनुभव है, कभी आपको लगता है कि ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं काम्या, इनको एक किताब में लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं कभी किताब लिखूं। कभी नहीं, अभी लिखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे 7 समिट्स का जो आखिरी क्लाइम हो जाएगा उसके बाद मैं कोई किताब लिखूं एंड होपफुली और भी चढ़ती रहूं ताकि और भी किताब लिख पाऊं फ्यूचर में। बिल्कुल सही है। तो ये 2 काम तो बिल्कुल पक्के तौर पर होने चाहिए। एक तो ये कि पहाड़ चढ़ते रहें और दूसरा ये कि किताब लिखते रहें। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब आप अलग अलग समिट्स पर जाते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होता है कि दुनिया को पता चले कि आप वाकई वहां तक गए हैं? जी, तो हमारा हर समिट पे एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है। और अगर आप किसी भी माउंटेन के समिट पिक्चर्स देखेंगे तो हर पिक्चर में कोई ना कोई एक स्टैचू या कोई सिंबल रहता है जो कि समिट पे रहता है। जैसे कि अकानकागुआ जो साउथ अमेरिकन पीक है, वहां के समिट पर एक क्रॉस रखा हुआ है। तो आप उस क्रॉस के साथ एक फोटो लेते हैं खुद का समिट पे। एंड देनाली जो नॉर्थ अमेरिकन पीक है, वहां पे उन्होंने एक सिंबल रखा हुआ है, सर्कुलर एक सोवेनियर टाइप का, जिसमें समिट का हाइट और सारी डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो सारे क्लाइंबर्स जो समिट पर पहुंचते हैं उसको पकड़ के एक फोटो लेते हैं। और वैसे ही एवरेस्ट में भी एक स्टैचू रखा हुआ है जिसके साथ आप फोटो लेते हैं। एंड ये फोटो ही आपके समिट का प्रूफ रहता है और उसी के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो वो फोटो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इतना इम्पोर्टेंट कि जब हम समिट क्लाइंब पर निकलते हैं, हम हमारे फोन, कैमरा सब कुछ पूरा चार्ज करते हैं और हमारे सारे जैकेट्स के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि उस ठंड में हमारे सारे जो बैटरी हैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो हमारे फोन सिर्फ समिट पे वो एक इम्पोर्टेंट फोटो निकालने के लिए बाहर आते हैं और फिर वो फोन और भी कीमती हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना आपका समिट वैलिड नहीं रहता। तो वो समिट के लिए ही हमारा फोन निकलता है और फिर वापस जैकेट के अंदर डाल के आप कैंप तक पहुंचते हैं सेफली। क्या बात है, ये बिल्कुल अलग और नई चीज हमें पता चली। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि आप तो म्यूजिक से जुड़ी रही हैं, सीखती हैं, डांस भी सीखती हैं, तो एक गाना तो गुनगुनाना बनता है ना? बिल्कुल सर, ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, मेरा और मम्मी दोनों का, मोह मोह के धागे। अच्छा जी। तेरे मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, जिस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, जिस तरह गिरहा ये सुलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे।
चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मेरा दीवाना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। बात ये हो रही थी काम्या कि आपने बहुत डिफिकल्ट चुनौतियों का सामना किया और जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे उनको पार करते हुए आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो चढ़ती चली गई और इस तरह से 6 हो गए, है ना? तो अब तक जो 6 हुए हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट वाला कौन सा था? वही जहां आपको खुद अपना सामान लेकर चढ़ना पड़ा या कुछ और था? मेरे अकॉर्डिंग तो देनाली, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पहाड़ था, हाँ। और माउंट एवरेस्ट, दोनों ही मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थे, क्योंकि माउंट देनाली जो है वो फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और बहुत मुश्किल था। और माउंट एवरेस्ट का जो एक्सपीडिशन है उसमें काफी ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस एक्सपीडिशन को मुश्किल बनाते हैं। आप ऑलमोस्ट 2 महीने पहाड़ पर ही हैं और कंटिन्यूसली उन 2 महीनों में आप खुद के बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं। और हमने नेपाल के साइड से एवरेस्ट क्लाइम किया था, जहाँ पे खुम्बू आइसफॉल है और वो एक्सपीडिशन का सबसे डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है और काफी डेंजरस सेक्शन भी माना जाता है। तो काफी फैक्टर्स थे, पर जो क्लाइम सबसे डिफिकल्ट थे आई थिंक उनसे ही काफी कुछ सीखने को भी मिला और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी वही क्लाइम्स थे। बिल्कुल। तो अभी तक 6 हो चुके हैं और 1 बचा है, तो वो कब होगा जब आपके 7 कॉन्टिनेंट्स पर जीत का परचम फहराने लगेगा? मेरा एक जो पहाड़ बाकी है वो अंटार्कटिका का माउंट विंसन मैसिव है और होपफुली मैं इस दिसंबर वो पीक क्लाइम करने के लिए जा रही हूँ एंड उससे मेरा 7 समिट्स का जो चैलेंज है वो कंप्लीट होगा एंड होपफुली मैं दुनिया की सबसे छोटी लड़की बनूंगी 7 समिट्स कंप्लीट करने के लिए। और मैं सिर्फ यही नहीं करना चाहती, मेरा जो मिशन है, मिशन साहस, वो ये 7 समिट्स क्लाइम करने का है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक स्की करने का भी है। तो होपफुली वो मिशन भी जून 2025 तक कंप्लीट होगा। क्या बात है। तो इन दोनों चीजों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं लीजिए कि आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएं और 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनको जीत जाएं। और जब आप 7 कॉन्टिनेंट्स जीत जाएंगी तब विविध भारती आइएगा, हम आपके साथ विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में बैठेंगे और हम अपने लिसनर्स से भी मुखातिब होंगे। बिल्कुल सर, इट वुड बी एन ऑनर फॉर अस। अब मुझे ये बताइए कि बहुत अलग अलग तरह से आपकी उम्र के बच्चे आपको मिलते होंगे और जाहिर है कि स्कूल में भी और बाहर भी, तो क्या वो आपको बहुत स्पेशल चाइल्ड की तरह देखते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं? क्या उनमें इस तरह से माउंटेन्स पर जाने की विलिंगनेस नजर आती है? जी सर, मैं काफी बार जब मोटिवेशनल टॉक्स देती हूँ और स्कूल्स में जाके बात करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं प्राइमरी के बच्चों से बात करती हूँ, क्योंकि उनमें इतना क्यूरियोसिटी है और वो इतने इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। एंड काफी बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमको भी किसी ट्रैक पर जाना है। एंड मैं तो यही कहूंगी कि हर किसी का माउंटेनियरिंग करना जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये होप करूंगी एज अ माउंटेनियर कि अगर मैं 100 बच्चों से भी बात कर रही हूँ, उनमें से अगर कोई एक भी किसी ट्रैक पे चले जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं तो बस इतना ही होप करूंगी कि मेरी स्टोरी से उनको इंस्पिरेशन मिले कि वो अपने इंटरेस्ट के किसी फील्ड में खुद का नाम बना पाए। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है या स्कूल में है वो मेरे को किसी स्पेशल चाइल्ड के तौर पे ट्रीट करे, और ऐसा मैं चाहूंगी भी नहीं, क्योंकि माउंटेनियरिंग मेरे लिए पैशन है और हमारे लिए कभी रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हमने क्लाइंबिंग शुरू नहीं की थी। और इनफैक्ट जब हमने एवरेस्ट का क्लाइंब भी किया था, हम समिट से आने के बाद ही हमने रिकॉर्ड चेक भी किया था। तो मेरे लिए क्लाइंबिंग एक पैशन है और एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने फैमिली के साथ
माउंटेन्स में टाइम स्पेंड कर सकूं। तो वो पैशन ही है मेरा एंड आई वुडंट वांट एनीवन टू ट्रीट मी डिफरेंटली बिकॉज ऑफ इट। जब आप अलग अलग जो शिखर हैं उन पर पहुंच जाती हैं और एक के बाद एक जो आपकी उपलब्धियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, कितनी चमक नजर आती है अपने पापा के आंखों में? बहुत ही ज्यादा सर, एंड मेरे लिए और भी स्पेशल है बाकी माउंटेनर से ज्यादा कि मैं अपने पापा के साथ ये पहाड़ चढ़ पा रही हूँ और उनके साथ वो मोमेंट्स शेयर कर पा रही हूँ। जो हमारा एवरेस्ट का एक्सपीडिशन था उस समय मैं और मेरे शेरपा पापा से 1.5 घंटे पहले समिट पे पहुंचे थे। तो हम समिट पे एक साथ नहीं थे पर हमारे शेरपास के रेडियो के थ्रू हम बात कर सके और वो मेरे को बता रहे थे कि वो बहुत प्राउड हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं। एंड थैंकफुली मैं वहीं समिट से अपनी मम्मी से भी बात कर सकी। क्या बात! क्योंकि हमारे जो बेस कैंप में ऑपरेटर थे उन्होंने अपने फोन पे मम्मी को कॉल किया और रेडियो पे कनेक्ट किया था। वाह! सो बहुत ही स्पेशल समिट था एंड मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आई कैन मेक देम प्राउड इन सम वे। हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि जब भी कोई एवरेस्ट पर चढ़ता है, एवरेस्ट के शिखर पर, तो वहां रुक नहीं सकता है। यानी आप अपने पापा के लिए 1 घंटे का इंतजार नहीं कर सकती थी, फौरन वापस आना पड़ता है। तो जाहिर है कि सारी बातें फोन पर ही करनी थी। यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की कुछ और बातें हैं। जी सर, ये शाम मस्तानी जरूर सुनते हैं। कटी पतंग फिल्म का ये गाना। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कसम मेरे होठ सिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
अच्छा, ये बताइए कि अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए और माउंटेनियरिंग के लिए अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखने के लिए रूटीन में आप क्या क्या करती हैं? जी, हमारा ट्रेनिंग जो है सर माउंटेनियरिंग के लिए उतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जैसा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हम मेनली हमारे कार्डियो और हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि वो कम ऑक्सीजन में भी अच्छे से काम कर पाए। तो हमारा मेन ट्रेनिंग रनिंग का ही रहता है। हम 10 या 15 किलोमीटर रेगुलरली भागते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं। एंड जैसे कि मैं कह रही थी, हम स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं जिससे काफी हेल्प होता है और जो पैर के मसल्स हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो फिजिकली हमारा वही ट्रेनिंग रहा है, वही रूटीन रहा है। और पिछले 6 साल से जो मुंबई में हम रहे हैं उसकी वजह से सह्याद्री के कई ट्रैक्स पर भी जा पा रहे हैं और उससे जो टेरेन है और जो रास्ता रफ रहता है उस पे चलने की भी आदत पड़ जाती है। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि जब आप पहाड़ नहीं चढ़ रही होती हैं और जब पढ़ाई चल रही है और दुनिया के दूसरे काम चल रहे हैं, तो क्या क्या हॉबीज चल रही होती हैं उस वक्त में? मेरे काफी हॉबीज हैं सर। इनफैक्ट जब मैं छोटी बच्ची थी तभी मेरे पापा ने मेरे को एडवेंचर का बहुत एक्सपोजर दिया था और मम्मी बचपन से ही आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो उन्होंने उसका एक्सपोजर मेरे को काफी दिया ताकि मैं चूज कर पाऊं कि मेरे को क्या पसंद है और उसमें अच्छा कर पाऊं। और मैं थोड़ी बहुत लालची थी तो मैंने हर चीज को पिक कर लिया। तो मैं भरतनाट्यम ऑलमोस्ट 9 साल से सीख रही हूँ एंड मेरे को गाने का और गिटार और कीबोर्ड बजाने का भी बहुत शौक है। एंड मैं डिबेट भी काफी करती हूँ, डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो वही सब हॉबीज हैं। आई लव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड पोएट्री एज वेल। बड़ा अच्छा लगा ये जान के। अब मुझे ये बताइए कि इस बातचीत को देश और दुनिया के कोने कोने में लोग सुन रहे हैं विविध भारती पर। कई ऐसे बच्चे होंगे या कई ऐसे बड़े भी होंगे जिनके मन में ये ख्याल पहली बार आया होगा कि वो भी माउंटेनियरिंग करना चाहेंगे, अपने आसपास के पहाड़ों पर चढ़ने से शुरू करेंगे और देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी कि ये किस तरह से शुरू किया जाए? मैं बस यही कहूंगी सर कि शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए एंड कंटिन्यूसली आपको अपने बॉडी को और अपने माइंड को टेस्ट करते रहना चाहिए और धीरे धीरे आप जो ट्रैक कर रहे हैं या जो माउंटेन चढ़ रहे हैं उनकी डिफिकल्टी बढ़ाती जानी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बड़े पहाड़ पे जाने से पहले आप खुद को ट्रेन करें ताकि आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस पहाड़ पे ठीक से चढ़ पाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि हम कहते हैं कि अगर आप किसी पहाड़ पे हो और आपको लग गया है कि आप थक गए हो और आप उससे आगे जा ही नहीं सकते, तो आप बस अपना सर नीचे डाल के एक पैर के आगे दूसरा पैर डालते रहिए और आप इवेंचुअली अपने समिट तक पहुंच जाएंगे। वाह! तो आई थिंक वही मेरे को अपने हर क्लाइंब पर मोटिवेट करता है कि मैं चलती रहूं। तो अगर कोई भी ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग में शुरू कर रहा है, आई थिंक ये चीज जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काम्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपने ये जो मिशन साहस शुरू किया है इसे हर तरीके से आप पूरा कर पाएं और इसी तरह से पहाड़ों पर, नए नए पहाड़ों पर जाती रहें और वहां जीत हासिल करती रहें। धन्यवाद। आपकी इस बातचीत ने हमारे सुनने वालों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया होगा, बहुत इंस्पिरेशन दी होगी, हम ऐसा मानते। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन से यूनुस खान की बातचीत। हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।